नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम हब पर। आज हम भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं जो भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंधों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये विषय आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, तो जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आज के समय में दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो अचानक काम करना बंद कर दे। मतलब कोई बहुत बड़ा मालवाहक जहाज किसी प्रमुख नहर में फंस जाए तो उसका असर क्या होता है? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाता है। एकदम सही कहा। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगते हैं और सुपरमार्केट के शेल्फ खाली हो जाते हैं। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। हाँ। दुनिया के एक कोने में कोई रुकावट आती है तो उसका झटका दूसरे कोने में बैठे इंसान को महसूस होता है। और हमें अक्सर ये मुगालता रहता है कि ये जो पैनिक है ना, ये पूरा दुनिया का आपस में जुड़ा होना, ये सिर्फ हमारे इसी आधुनिक इंटरनेट वाले युग की देन है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये सब तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन आज जब हम 15वीं शताब्दी के व्यापारिक नक्शों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। 15वीं सदी में भी ठीक ऐसा ही एक ग्लोबल क्राइसिस हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा रास्ता बंद हुआ था जिसने यूरोप में ऐसा पैनिक पैदा किया कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर अनजान महासागरों में उतरने को मजबूर हो गए। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर उस समय यूरोप को ऐसी क्या भयानक मजबूरी आन पड़ी थी कि उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। उस मजबूरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस गोल्डन हब को समझना होगा जहां पहुंचने की होड़ मची थी, और वो हब था भारत। भारत? मतलब प्राचीन काल से ही भारत व्यापार का केंद्र था? बिल्कुल। प्राचीन और मध्यकाल में पूरी दुनिया के व्यापार का केंद्र भारत ही था। भारत अपने मसालों और उत्कृष्ट वस्त्रों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध था। भारतीय काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, इन सब मसालों की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी, और इसी प्रकार भारत के सूती और रेशमी वस्त्र भी बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन उस समय की भौगोलिक स्थिति आज जैसी तो थी नहीं। मतलब कोई सीधी फ्लाइट या सीधा समुद्री रास्ता तो था नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं था। अगर यूरोप के किसी व्यापारी को भारत का सामान चाहिए होता था तो उसे एक बहुत ही जटिल और खतरनाक सप्लाई चेन से होकर गुजरना पड़ता था। तो वो रास्ते कौन से थे? अगर हम उन रास्तों का नक्शा अपने दिमाग में बनाएं तो सबसे पहले शायद सिल्क रूट या रेशम मार्ग का नाम आता है। जी, सिल्क रूट। लेकिन ये कोई सीधा हाईवे नहीं था। ये हजारों किलोमीटर लंबा जमीनी रास्ता था जो चीन और भारत से शुरू होकर रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए यूरोप तक पहुंचता था। और उस रास्ते पर मौसम की मार से लेकर लुटेरों तक का खतरा हमेशा बना रहता होगा। बिल्कुल। सामान को एक ऊंट से उतारकर दूसरे पर लादना, अलग अलग राजाओं को टैक्स देना, ये सब बहुत धीमा और खतरनाक था। बाप रे। और दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प फारस की खाड़ी का मार्ग था। भारत से सामान जहाजों में लदकर फारस की खाड़ी पहुंचता, फिर वहां से उसे उतारकर जमीन के रास्ते बगदाद ले जाया जाता, और फिर वहां से भूमध्य सागर होते हुए यूरोप। मतलब हर बार जब सामान जहाज से जमीन पर और जमीन से जहाज पर जाता था तो उसकी कीमत बढ़ जाती होगी। 100%। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में 3 अलग अलग लेओवर हों। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन बात सिर्फ लेओवर की नहीं है। जरा सोचिए, आपका सामान 100 रुपए का है, लेकिन हर एयरपोर्ट पर कोई अलग कंपनी आपका बैग खोलती है, अपना हिस्सा निकालती है, अमुक और एक भारी टैक्स लगा देती है। और तीसरा जो लाल सागर वाला रास्ता था, वो तो शायद इन सबसे भी ज्यादा भयानक था। नेविगेशन के लिहाज से वो एक बुरे सपने जैसा था। अच्छा, लाल सागर वाले रास्ते में क्या दिक्कत थी? जहाजों को अरब सागर से लाल सागर में प्रवेश करना होता था, जहां अक्सर घना कोहरा छाया रहता था। और सबसे बड़ी बात, पानी के नीचे नुकीली और खतरनाक चट्टानें थीं। कोरल रीफ्स? हाँ, कोरल रीफ्स, जो लकड़ी के जहाजों को किसी भी पल चीर सकती थीं। अगर जहाज वहां से बच भी गया तो उसे मिस्र के बंदरगाह पर खाली करना पड़ता था। फिर ऊंटों पर लादकर उसे चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान के बीच से अलेक्जेंड्रिया तक लाया जाता। इस पूरी प्रक्रिया को सुनकर ही थकान महसूस होती है। मतलब कोई भी यूरोपीय व्यापारी सीधे आकर एशियाई व्यापारी से बात नहीं कर सकता था। बिल्कुल नहीं। बीच में अनगिनत बिचौलिए थे, और इन बिचौलियों का इस पूरी सप्लाई चेन पर एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब मोनोपोली? जी।
अरब और तुर्क व्यापारी मिडलमैन थे, और फिर यूरोप के प्रवेश द्वार पर इटली के व्यापारी, खास तौर पर वेनिस और जेनेवा के लोगों का कब्जा था। तो इस एकाधिकार का जो आर्थिक परिणाम था वो सच में होश उड़ा देने वाला है। चलिए उस वैल्यू चेन के गणित को डिकोड करते हैं। हाँ, अगर भारत के किसी बाजार में काली मिर्च के एक बोरे की कीमत मान लीजिए 1x थी, तो अरब और फारसी व्यापारी उसे 3x की कीमत पर आगे बेच देते थे। और जब वो बोरा वेनिस के व्यापारियों के हाथ लगता तो वे उसे 5x कर देते थे। और जब अंततः वो मसाला यूरोप के किसी आम बाजार में बिकने के लिए पहुंचता, तो उसकी कीमत अपनी मूल कीमत से 10 गुना यानी 10x हो चुकी होती थी। बिल्कुल 10 गुना कीमत। 10 गुना कीमत। अगर आज किसी भी चीज की कीमत 10 गुना बढ़ जाए तो लोग उसे खरीदना ही छोड़ देंगे। हाँ, वो तो सीधे सीधे लूट थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर व्यवस्था इतनी महंगी और शोषणकारी थी तो यूरोप के लोग इन मसालों का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते थे? यही सबसे दिलचस्प बात है। मतलब आखिर काली मिर्च और दालचीनी के बिना कोई मर तो नहीं जाता ना? यहीं पर हम अक्सर गलती करते हैं। हमें लगता है कि मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने या किसी शाही दावत का हिस्सा थे, लेकिन 15वीं सदी के यूरोप में ये कोई विलासिता नहीं थी। अच्छा, ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। ये बहुत दिलचस्प है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। मसालों का जीवन और मृत्यु से क्या संबंध हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, उस समय यूरोप में सर्दियां बहुत भयंकर होती थीं और रेफ्रिजरेटर जैसी कोई चीज तो थी नहीं। हाँ, वो तो जाहिर है। तो सर्दियों में जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं बचता था, इसलिए नवंबर आते आते अधिकांश पशुओं को काट दिया जाता था। अब उस मांस को अगले 6 महीनों तक सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो नमक का इस्तेमाल नहीं करते थे क्या? करते थे ना, नमक का इस्तेमाल होता था, लेकिन कई महीनों बाद वो मांस अंदर से सड़ने लगता था। ओह, तो मतलब फरवरी या मार्च के महीने में जब खाने को कुछ और नहीं होता था तो लोगों को वो आधा सड़ा हुआ बदबूदार मांस ही खाना पड़ता था। बिल्कुल, और उस सड़ांध को छुपाने, मांस को खाने लायक बनाने और पेट की बीमारियों से बचने के लिए भारतीय मसालों की सख्त जरूरत होती थी। अब समझ आया। काली मिर्च, लौंग और दालचीनी उस मांस के लिए प्रिजर्वेटिव और दवा दोनों का काम करते थे। काली मिर्च की अहमियत तो इतनी ज्यादा थी कि उसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना कहा जाता था। काला सोना? कुछ जगहों पर तो लोग काली मिर्च के दानों से अपना किराया और टैक्स तक चुकाते थे। अरे वाह! तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। यूरोप के पास इस 10 गुना महंगी व्यवस्था को बर्दाश्त करने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। उन्हें जिंदा रहने के लिए वो काला सोना चाहिए था, और इटली के शहर इस मजबूरी का फायदा उठाकर बेतहाशा अमीर हो रहे थे। हाँ। व्यवस्था शोषक थी, लेकिन कम से कम चल रही थी। मांस मिल रहा था, मसाले आ रहे थे। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा भूचाल आता है जिसने इस पूरी चेन को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। साल 1453। जी, 1453 का वर्ष। ये विश्व इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो 1453 में ऐसा क्या हुआ था? इसी साल उस्मानी तुर्कों यानी ऑटोमन साम्राज्य ने एक अजेय माने जाने वाले शहर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन, अगर आज के नजरिए से देखें तो ये एक तरह से स्वेज नहर के पूरी तरह से ब्लॉक हो जाने जैसा है ना? बिल्कुल। लेकिन ऐसा ब्लॉकेज जो कुछ हफ्तों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हो गया हो। ये तो स्वेज नहर से भी बड़ा झटका था। कुस्तुनतुनिया भौगोलिक और रणनीतिक रूप से यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला मुख्य दरवाजा था। वो एक ऐसा पुल था जहां से सारा व्यापार गुजरता था। ऑटोमन तुर्कों ने भारी तोपों का इस्तेमाल करके उस शहर की विशाल दीवारों को तोड़ दिया, और जैसे ही शहर उनके कब्जे में आया, उन्होंने पूरब और पश्चिम के बीच के उस दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। रातों रात एशियाई वस्तुएं प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया। मतलब रातों रात पूरा का पूरा व्यापारिक नेटवर्क ठप हो गया। तुर्कों ने यूरोपीय व्यापारियों की एंट्री बैन कर दी। जी। और जो इक्का दुक्का रास्ते खुले भी रखे, उन पर इतना भयानक टैक्स लगा दिया कि मसालों का व्यापार लगभग नामुमकिन हो गया। तो इसी ने यूरोप में वो पैनिक पैदा किया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। बिल्कुल। सर्दियां आ रही थीं, मांस को सुरक्षित रखने का कोई सस्ता उपाय नहीं था, और 10 गुना मुनाफा देने वाला रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। तो अब स्थिति ये है कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, जरूरत चरम पर है, और बीच का रास्ता एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली दीवार से बंद हो चुका है। जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता तो वो उन रास्तों पर चलने को मजबूर हो जाता है जिनके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी ना हो। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, समुद्र।
खुले, अनजान और भयानक महासागर का रास्ता। लेकिन खुले समुद्र में उतरना उस समय मौत को गले लगाने के बराबर था, है ना? बिल्कुल। लोगों को लगता था कि समुद्र के एक छोर पर जाकर जहाज नीचे गिर जाएंगे, या फिर वहां विशालकाय समुद्री राक्षस रहते हैं। अरे बाप रे! किसी को नहीं पता था कि अफ्रीका महाद्वीप कितना बड़ा है, या समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा भी जा सकता है या नहीं। ये तो एक अंधकार में छलांग लगाने जैसा था। अगर मैं इसे आधुनिक नजरिए से देखूं तो ये 15वीं शताब्दी का स्पेस रेस था। स्पेस रेस, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जैसे आज चांद या मंगल पर जाने के लिए देशों के बीच होड़ लगी है और नई तकनीकें बन रही हैं, वैसे ही उस जमाने में भारत का समुद्री रास्ता खोजने के लिए एक रेस शुरू हो गई थी। एकदम सही। कुस्तुनतुनिया के पतन और भारत की अपार आर्थिक समृद्धि के आकर्षण ने 15वीं शताब्दी में खोज के युग की शुरुआत की, जिसे एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं। जी। स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों के शासकों ने नाविकों को पैसा और शाही समर्थन देना शुरू किया। लेकिन महज राजा के आदेश और नाविक के साहस से तो जहाज नहीं चलते। चांद पर जाने के लिए अपोलो रॉकेट चाहिए था, तो उस खुले समंदर से लड़ने के लिए भी तो कुछ नई तकनीकें चाहिए रही होंगी। बिल्कुल। हताशा ने नए नवाचारों को जन्म दिया। 3 ऐसी प्रमुख चीजें थीं जिनके बिना ये समुद्री यात्रा कभी संभव नहीं हो पाती। वो क्या थी? पहला था मैग्नेटिक कंपास। पहले लोग तटों के किनारे किनारे चलते थे, लेकिन जब आप बीच समंदर में हो जहां सिर्फ पानी ही पानी हो, तो कंपास ने उन्हें दिशा का सटीक ज्ञान दिया। लेकिन सिर्फ दिशा जानना काफी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप नक्शे में हैं कहाँ। हाँ। और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प यंत्र का जिक्र है, एस्ट्रोलैब। जब चारों तरफ कोई जमीन का टुकड़ा ना हो, कोई लैंडमार्क ना हो, तो ये यंत्र कैसे काम करता था? एस्ट्रोलैब असल में एक तरह का शुरुआती एनालॉग कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर 15वीं सदी में? जी हाँ। जरा सोचिए, एक नाविक घुप अंधेरी रात में बीच महासागर में खड़ा है। उसके पास कोई जीपीएस नहीं है। वो पीतल से बनी इस भारी सी डिस्क को आसमान की तरफ उठाता है। वो ध्रुव तारे यानी नॉर्थ स्टार या फिर दिन में सूरज की स्थिति के साथ उस यंत्र को अलाइन करता है। वो यंत्र उस तारे का क्षितिज से कोण या एंगल मापता है। अच्छा। और उस एक अकेले नंबर से उस नाविक को ये पता चल जाता है कि वो अपने घर की जमीन से कितनी दूर उत्तर या दक्षिण में है। यानी उसे अपना अक्षांश या लैटिट्यूड पता चल जाता है। बिल्कुल सही। ये सच में विज्ञान का एक शानदार नमूना है। तारों को देखकर समुंदर के बीचों बीच अपनी सटीक लोकेशन निकाल लेना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन दिशा और लोकेशन तो ठीक है, असल समस्या तो जहाज की थी। पुराने जहाज तो बहुत भारी होते थे। जी। अगर हवा पूर्व की तरफ चल रही है तो जहाज भी पूर्व की तरफ जाएगा। अगर हवा पलट गई तो सारा विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। यहीं पर इस सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर सामने आता है, और वो था कैरावेल जहाज का आविष्कार। पुर्तगालियों ने इसे विकसित किया था। कैरावेल, इसमें से क्या खास था? पुराने जहाजों में बड़े बड़े चौकोर पाल होते थे जो हॉट एयर बलून की तरह काम करते थे। हवा जिधर धकेलेगी वो उधर ही जाएंगे। लेकिन कैरावेल में तिकोने पाल लगाए गए। तो ये तिकोने पाल ही उस जमाने के स्पेसएक्स रॉकेट की तरह थे, लेकिन ये काम कैसे करते थे? इन तिकोने पालों की वजह से कैरावेल जहाज हवा के विपरीत दिशा में भी चल सकते थे। इसे टैकिंग कहा जाता है। हवा के विपरीत मतलब हवा चीरते हुए? हाँ, ये हवा को चीरते हुए जिग-जैग तरीके से आगे बढ़ सकते थे। ये जहाज हल्के थे, तेज थे और उथले पानी में भी जा सकते थे। कमाल है। इसी एक तकनीकी क्रांति ने इंसानों को समुद्र का गुलाम होने से बचा लिया और उन्हें महासागरों पर नेविगेट करने की ताकत दी। तो अब स्पेस सूट तैयार है, रॉकेट तैयार है और एस्ट्रोलैब के रूप में जीपीएस भी आ चुका है। बिल्कुल। कि पुर्तगाल ही क्यों? क्या उनकी लोकेशन का कोई फायदा मिला उन्हें? पुर्तगाल को भौगोलिक लॉटरी लगी हुई थी। वो यूरोप के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर अटलांटिक महासागर के तट पर बसा था। भूमध्य सागर के व्यापारिक झगड़ों से वो बिल्कुल दूर था। लेकिन सिर्फ लोकेशन से कुछ नहीं होता, अकल विजन की जरूरत होती है। और वो विजन दिया पुर्तगाल के राजकुमार ने, जिन्हें इतिहास प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का नाम से जानता है। उनके नाम में ही नेविगेटर जुड़ा है। उन्होंने ऐसा क्या किया था? प्रिंस हेनरी ने खोज को एक जुनून से निकालकर एक प्रॉपर मिशन का रूप दे दिया। उन्होंने दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नक्शा बनाने वालों, खगोल शास्त्रियों और नाविकों को इकट्ठा किया। और उनका लक्ष्य क्या था? उनका एक ही लक्ष्य था, अरबों का एकाधिकार तोड़ना, अफ्रीका के तट के साथ साथ नीचे जाना, ये पता लगाना कि अफ्रीका कहाँ खत्म होता है और वहां से बाएं मुड़कर सीधे भारत पहुंचना। ये सुनने में
बहुत आसान लगता है कि नीचे जाकर बाएं मुड़ जाना, लेकिन उस समय किसी को पता ही नहीं था कि अफ्रीका का महाद्वीप नीचे जाकर खत्म भी होता है या वो सीधा एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने। ये साबित करने में दशकों लग गए। और फिर आता है वो साल जिसने आखिरकार वो दरवाजा खोल दिया जो 1453 में बंद हुआ था। साल 1488। जी, 1488 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डायस ने वो कर दिखाया जिसे असंभव माना जाता था। क्या किया उन्होंने? वो अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के तटों के सहारे दक्षिण की ओर बढ़ता गया। वो इतना आगे निकल गया जहां तक कोई इंसान पहले नहीं गया था, और अंततः वो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचना कोई शांत और खूबसूरत अनुभव तो नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो जगह दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है। वो जगह एक जहन्नुम की तरह थी। अरे बाप रे! वहां अटलांटिक महासागर की सर्द और तेज लहरें हिंद महासागर के गर्म पानी से बुरी तरह टकराती हैं। भयानक तूफान, विशालकाय लहरें जो जहाजों को तिनके की तरह पलट सकती थीं। तो बार्थोलोमियो डायस कैसे बचा? डायस का जहाज उन तूफानों में बुरी तरह फंस गया था। वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। इसी खौफ की वजह से उसने उस जगह का नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का अंतरीप। लेकिन जब वो जिंदा बचकर वापस पुर्तगाल पहुंचा और राजा को ये बात बताई, तो राजा ने उस जगह का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी आशा की अंतरीप रख दिया। हाँ, इतने खतरनाक और खौफनाक तूफानों का सामना करने के बावजूद भी उसे आशा का नाम देना, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा लगता है। बहुत गहरा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो नाम जानबूझकर रखा गया था। अच्छा? क्योंकि उन भयानक तूफानों के बावजूद डायस की उस खोज ने पूरे यूरोप को यह साबित कर दिया था कि अफ्रीका का एक अंत है, महाद्वीप वहां खत्म होता है और वहां से समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा जा सकता है। दशकों से जो रास्ता खोजने की एक धुंधली सी आशा थी, वो अब एक वास्तविकता बन चुकी थी। और उस एक सफलता ने आगे का पूरा इतिहास लिख दिया। डायस ने वो रास्ता खोल दिया और ठीक 10 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा उसी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर सीधे भारत आ पहुंचा। जी, वास्को डी गामा का भारत पहुंचना कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। ये उच्च गुणवत्ता वाले मसालों की जरूरत, 1453 में रास्तों के अवरुद्ध होने और नई तकनीकों के विकास का एक क्रमिक परिणाम था। और इसके साथ ही सदियों पुराना सिल्क रूट और अरबों का वो 10 गुना मुनाफे वाला एकाधिकार हमेशा के लिए ढह गया। बिल्कुल। इस प्रकार आर्थिक आवश्यकता और साहसिक समुद्री यात्राओं के कारण भारत और यूरोप के बीच संपर्क का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने आज की ग्लोबल दुनिया की नींव रखी। आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो हमें वापस उसी बिंदु पर आना होगा जहां से हमने शुरुआत की थी, सप्लाई चेन का टूटना। आज की चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग को झकझोर देता है। जरा सोचिए, क्या होता अगर 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं होता? ये इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है। अगर ऑटोमन तुर्क उस रास्ते को बंद नहीं करते तो इटली और अरब के व्यापारी अपना काम वैसा ही करते रहते। और अगर वो रास्ता आराम से खुला रहता तो क्या यूरोप कभी अनजान समुद्रों में उतरने का जोखिम उठाता? शायद कभी नहीं। क्या कोई बार्थोलोमेव डायस कभी उन तूफानी समुद्रों में जाता? शायद नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या दुनिया का इतिहास और आज का हमारा ये पूरा ग्लोबलाइज समाज वैसा बिल्कुल होता जैसा आज है? बिल्कुल नहीं होता। ये सोचने वाली बात है कि आज जो काली मिर्च हर घर की रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, किसी समय उस एक छोटे से दाने की वजह से इंसानों ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला था। 16वीं शताब्दी में यूरोप के एक बहुत ही छोटे से देश ने विशाल हिंद महासागर के साथ ठीक ऐसा ही किया था। पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं आप, है ना? एकदम सही। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंततः उन्हें घुटनों पर किसी दूसरे राजा की विशाल सेना ने नहीं लाया। तो फिर किसने हराया उन्हें? दुनिया की पहली कॉर्पोरेट रणनीति ने उन्हें पूरी तरह से पछाड़ दिया। कमाल की बात है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का भी विषय यही है। बिल्कुल। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं वे 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में पुर्तगाली और डच व्यापारियों के आगमन को बहुत बारीकी से समझाते हैं। हाँ, और आज की चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो बस तारीखें दोहराना नहीं है। तो फिर क्या है? एकाधिकार यानी मोनोपोली जमाया। और फिर कैसे एक कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ने उनकी इस सैन्य शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये सत्ता के हस्तांतरण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।
तो अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो कहानी वास्को द गामा से शुरू होती है ना? हाँ, मतलब असल में यात्रा 1497 में पुर्तगाल से शुरू हो गई थी, वास्को द गामा के नेतृत्व में। ओह, तो लगभग 1 साल लग गया उन्हें पहुंचने में। बिल्कुल, वे अफ्रीका के पूर्वी तट से होते हुए आए थे। केन्या में एक जगह है मालिंदी। अच्छा, मलिंदी। हाँ, वहीं से होते हुए वे 20 मई 1498 को केरल के कालीकट पहुंचे। और अगर मैं सही हूँ तो वो जगह कप्पड़ बीच थी। एकदम सही कहा, कप्पड़ बीच। और वहां के स्थानीय शासक, जिन्हें जमोरिन कहा जाता था। जमोरिन, राइट। प्रभाव था, वो बहुत बड़ा था। बहुत ही बड़ा। देखिए, सदियों से मसालों का व्यापार एक बहुत ही कड़े नियंत्रण वाली व्यवस्था के तहत चल रहा था। मतलब अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। हाँ, अरब व्यापारी हिंद महासागर से माल उठाते थे, मध्य पूर्व के रास्तों से ले जाते थे, और फिर वेनिस के व्यापारी उसे पूरे यूरोप में बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो ये एक तरह का क्लोज्ड लूप था। बिल्कुल। और वास्को द गामा के आने से ये सदियों पुराना अरब और वेनिस के व्यापारियों का एकाधिकार एक झटके में टूट गया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने सदियों से चले आ रहे सप्लाई चेन के बिचौलियों को अचानक से पूरी तरह बाईपास कर दिया हो। एकदम सटीक उदाहरण है। यूरोप को अब अरब या वेनिस के व्यापारियों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और यहीं से उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म की नींव पड़ी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब शुरुआत इतनी शांतिपूर्ण व्यापार से हुई थी तो ये अचानक खूनी संघर्ष में कैसे बदल गया? इसके पीछे सीधा सा कारण था महत्वाकांक्षाओं का टकराव। अच्छा। हाँ, देखिए, अरब व्यापारी अपने स्थापित हितों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। जाहिर सी बात है, उनका भारी नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। और दूसरी ओर पुर्तगालियों की महत्वाकांक्षा केवल थोड़ा बहुत व्यापार करने की नहीं थी। तो वो क्या चाहते थे? वे पूरे समुद्री मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, बाजार में इकलौता खिलाड़ी बनना चाहते थे। तो जब आप एकाधिकार चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा को खत्म करना ही पड़ता है। हाँ, और इसीलिए उन्होंने अपनी आक्रामक सैन्य और नौसैनिक शक्ति का प्रयोग शुरू किया। मतलब उन्होंने तय कर लिया था कि वे अब केवल मेहमान नहीं बल्कि मालिक बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ मुझे रणनीतियों का एक बहुत ही अजीब टकराव देखने को मिलता है। जब वे अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे तो समुद्र बनाम जमीन की एक बहस छिड़ गई। हाँ, आप फ्रांसिस्को दी एल्मेडा और अफोंसो डी अल्बुकर्क की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 1505 में पहले वॉइसराय बनकर फ्रांसिस्को डी एल्मेडा आते हैं, और उनकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले जल की नीति। सही का। अल्मेडा का लक्ष्य भूमि पर किले बनाने के बजाय अंतर समुद्र पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एल्मेडा का मानना था कि जमीन पर किले बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि सीधे महासागरों के डॉन बन जाओ। हाँ, उनका तर्क था कि अरबों के हमलों से जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र पर कब्जा जरूरी है, और पुर्तगाल वैसे भी एक छोटा देश था। उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो भारत के विशाल भूभाग पर कब्जा कर सकें। ये तो मुझे आज के जमाने की किसी बहुत ही स्मार्ट और लीन स्टार्टअप रणनीति जैसी लगती है। कैसे? मतलब कम से कम खर्च में सबसे ज्यादा नियंत्रण। अगर आप समुद्र पर राज करते हैं तो व्यापार आपकी मुट्ठी में है। ये तर्क उस समय के हिसाब से बहुत मजबूत था। तो फिर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अल्मेडा की ये समुद्री नीति इतनी मजबूत थी तो उनके बाद जो आए अफोंसो डी अल्बुकर्क, जो 1510 में आए थे। हाँ, 1510 में। तो अल्बुकर्क को क्षेत्रीय विस्तार की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्होंने तो बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया था। क्या ये रणनीति के खिलाफ नहीं था? ये सवाल बहुत ही वाजिब है। अल्मेडा ने समुंदर को तो सुरक्षित कर लिया था, लेकिन अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अच्छा, वास्तविक संस्थापक। हाँ, उन्होंने बहुत गहराई से समझा कि एक स्थायी साम्राज्य के लिए आपको एक प्रशासनिक केंद्र चाहिए। आप अपने जहाजों को हमेशा के लिए समुद्र में नहीं रख सकते। ओह, मतलब लकड़ी के जहाजों को मरम्मत की जरूरत होती है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मॉनसून। हिंद महासागर में मॉनसून के दौरान नौकायन लगभग असंभव हो जाता है। तो उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए था। मतलब एक आधुनिक एयरलाइन कंपनी को बिना किसी मेंटेनेंस हब या बेस स्टेशन के चलाने की कोशिश नहीं की जा सकती। तो क्या गोवा उनके लिए वो बेस स्टेशन था? एकदम सही पकड़ा आपने। गोवा एक उत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह था, और शायद रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। वहां से वे पश्चिमी तट यानी अरब सागर के व्यापार को एकदम सटीक रूप से नियंत्रित कर सकते थे। बाद में गोवा उनकी राजधानी भी बना।
तो गोवा सिर्फ एक शुरुआत थी। हाँ, इसके बाद उन्होंने दीव, दमन, बेसिन और केरल में कोचीन जैसे सैन्य केंद्र भी स्थापित किए। तो अब उनके पास समंदर पर कब्जा था और जमीन पर मजबूत किले भी थे। बिल्कुल। और यहीं से शुरुआत होती है उस व्यवस्था की जिसे कार्टास सिस्टम कहा गया। हाँ, कार्टास सिस्टम, महासागर की जबरदस्ती प्रणाली। यही वो व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि एक महासागर से हफ्ता वसूला जा रहा था। ये व्यवस्था पूरी तरह से दबंगई पर आधारित थी। तो ये काम कैसे करता था? ये कार्टास असल में था क्या? कार्टास एक तरह का लाइसेंस था। नियम बहुत सीधा था। अगर आपके पास पुर्तगालियों का दिया हुआ लाइसेंस है तो ही आपको समुद्र में व्यापार और सुरक्षित यात्रा की अनुमति है। और अगर किसी के पास ये लाइसेंस ना हो तो उस जहाज को अवैध माना जाता था। पुर्तगाली नौसेना उसे बीच समुद्र में लूट लेती थी या सीधे डुबो देती थी। बाप रे, मतलब समंदर उनका नहीं है, जहाज में रखा सामान उनका नहीं है, लेकिन उस पानी से गुजरना है तो उन्हें टैक्स देना होगा। हाँ, ये आधुनिक माफिया के प्रोटेक्शन मनी रैकेट जैसा ही था। ये तो एक छोटे से देश का विशाल हिंद महासागर पर पूरी तरह से एक छत्र एकाधिकार हो गया। बिल्कुल, ये राज्य द्वारा संचालित बलपूर्वक व्यापार था, या जिसे हम फोर्स्ड ट्रेड कह सकते हैं। इसका आर्थिक प्रभाव तो बहुत बड़ा रहा होगा। हाँ, थोड़े समय के लिए इस सिस्टम ने पुर्तगालियों को बेहिसाब अमीर बना दिया। लेकिन क्या? लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसने स्थानीय शासकों के साथ बहुत गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। जाहिर है, अगर आप हर किसी को डरा धमका कर काम करवाएंगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। बिल्कुल। और डर का शासन बनाए रखना बहुत खर्चीला होता है। आपको हर वक्त लड़ना पड़ता है। इसी दुश्मनी और लगातार संघर्ष के कारण उनके संसाधनों का भारी क्षरण हुआ। और यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू होती है। एकदम सही। 17वीं शताब्दी आते आते पुर्तगाली काफी कमजोर होने लगे थे। इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? 3 बड़े कारण थे। पहला, आंतरिक भ्रष्टाचार। उनका प्रशासन भीतर से खोखला हो चुका था। और दूसरा ये कि पुर्तगाल एक छोटा देश था तो उनके पास संसाधन बहुत सीमित थे। इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए लोग और पैसा कम पड़ने लगा था। और तीसरा कारण शायद स्थानीय राजाओं का विरोध होगा। हाँ, मराठों और अन्य स्थानीय शासकों के साथ उनका लगातार खूनी संघर्ष चल रहा था। और इतिहास गवाह है कि जब कोई स्थापित ताकत कमजोर पड़ती है तो कोई न कोई नया खिलाड़ी उसकी जगह लेने आ ही जाता है। बिल्कुल। और यहाँ प्रवेश होता है डचों का। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, जिसे VOC भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। और मेरे ख्याल से ये कंपनी पुर्तगालियों की तरह कोई शाही सेना लेकर नहीं आई थी, है ना? नहीं, डच कंपनी का ढांचा बिल्कुल अलग था। इसे दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन माना जाता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, पुर्तगाली अभियान सीधे पुर्तगाल के राजा द्वारा नियंत्रित होते थे, लेकिन डच कंपनी शेयर होल्डर्स के निवेश से चलती थी। ओह, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा आहा पल है। मतलब पुर्तगाली राजा के आदेश पर शायद अपने शाही अहंकार के लिए तलवारों से लड़ रहे थे। बिल्कुल। और डच एक पेशेवर कॉर्पोरेट बोर्ड के आदेश पर व्यापारिक मुनाफे के लिए लड़ रहे थे। एकदम सही कहा आपने। यह महाशक्ति के हस्तांतरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो डचों की रणनीति क्या थी? उन्होंने सीधा पुर्तगालियों के किलों पर हमला किया? नहीं, डच बहुत ही ठंडे दिमाग से काम कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में पश्चिमी तट पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वे कहाँ गए? उन्होंने पहले भारत के पूर्वी तट यानी कोरोमंडल पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, पूर्वी तट पर? हाँ, उन्होंने मसूलीपट्टनम, पुलिकट और नागापट्टनम जैसे केंद्रों पर कब्जा किया। लेकिन मसालों का व्यापार तो पश्चिमी तट पर था ना? तो वे पूर्वी तट पर क्या कर रहे थे? देखिए, उनका लक्ष्य सूती कपड़ा था। कपड़ा? मसालों की बजाय कपड़ा? हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडोनेशिया के मसाला बाजारों में भारतीय सूती कपड़ों की बहुत मांग है। तो उन्होंने पहले कपड़ों के व्यापार पर नियंत्रण किया ताकि उन कपड़ों के बदले में आसानी से मसाले खरीद सकें। कमाल की लॉजिस्टिक रणनीति है। पहले कच्चा माल सुरक्षित किया और फिर असली शिकार की तरफ मुड़े। बिल्कुल। और जब उनकी स्थिति मजबूत हो गई तब 1658 से 1663 के बीच डचों ने पुर्तगालियों के मुख्य गढ़ यानी पश्चिमी तट पर, हाँ, पश्चिमी तट जिसे मालाबार भी कहते हैं, वहां हमला किया और कोचीन जैसे कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया होगा। एकदम सही। डचों की ये कॉर्पोरेट दक्षता, उनका शुद्ध व्यावसायिक फोकस और कम सैन्य खर्च पुर्तगाली प्रणाली से कहीं अधिक
कुशल था। मतलब हथियारों की जगह बैलेंस शीट ने बाजी मार ली। बिल्कुल। एक छोटे यूरोपीय देश के पतन ने यह साबित कर दिया कि भारत में स्थायित्व केवल सैन्य बल से नहीं आ सकता। तो उसके लिए कुशल व्यावसायिक संगठन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत थी। 100%। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि 1498 से शुरू हुई पुर्तगाली तोपों की गूंज अंततः 1602 में बनी डच कंपनी की कॉरपोरेट रणनीति के आगे शांत हो गई। हाँ, डचों की पेशेवर व्यावसायिकता भारी पड़ गई। ये सच में एक अद्भुत कहानी है कि कैसे दुनिया का व्यापारिक केंद्र सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीतियों से जीता गया। बिल्कुल। आज की चर्चा का मुख्य विषय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से साम्राज्य तक का वही ऐतिहासिक सफर है। हम इस बात की गहराई से पड़ताल करेंगे कि कैसे 31 दिसंबर 1600 को, इस तारीख को याद रखिएगा, केवल व्यापार के एकाधिकार यानी मोनोपोली के साथ शुरू हुई एक कॉरपोरेट संस्था 1858 तक आते आते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की निर्विवाद राजनीतिक सत्ता बन गई। और ये एक बहुत ही जटिल सफर था। बहुत जटिल। मैं इस चर्चा में ये तर्क रखूंगा कि अंग्रेजों का ये साम्राज्य विस्तार एक पूर्व नियोजित रणनीतिक योजना थी। उनकी आक्रामक मंशा उनकी शुरुआती किलेबंदी और नीतियों में ही दिखाई देती है। और मेरा दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत है। मेरा मानना है कि उनका प्रारंभिक उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यावसायिक था। भारत में उनका साम्राज्य निर्माण कोई 200 साल का मास्टर प्लान नहीं था। तो आप इसे क्या कहेंगी? मैं इसे एक प्रतिक्रियात्मक घटना कहूंगी। यह मुख्य रूप से अपने व्यापार को बचाने, फ्रांसीसियों जैसी अन्य यूरोपीय शक्तियों से मुकाबला करने और तत्कालीन भारतीय राजनीतिक शून्यता से उपजी एक मजबूरी थी। चलिए शुरुआत से इस पर गौर करते हैं। मेरा मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंडा कभी भी केवल सूती वस्त्र, रेशम या मसालों का मासूम व्यापार करना नहीं था। 1608 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में उनका पहला जहाज हेक्टर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा तो वे केवल व्यापारी नहीं थे। पर वे व्यापार की अनुमति ही तो मांगने आए थे ना। अनुमति मांगने का तरीका देखिए। वे एक रणनीतिक पैठ बना रहे थे। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें 1613 में सूरत में स्थापित उनकी पहली स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री में मिलता है। उसकी वास्तुकला को ही देख लीजिए। वो केवल माल रखने का एक सामान्य गोदाम नहीं था। लेकिन उस समय सुरक्षा की जरूरतें भी तो थीं। सुरक्षा? उसमें स्पष्ट रूप से सुरक्षा का एक पूरा ढांचा और तोपों से सुसज्जित वेल शामिल थीं। अगर आप सिर्फ कपड़े और मसाले खरीद रहे हैं तो आपको एक सैन्य किले की आवश्यकता क्यों है? मद्रास में 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज और 1690 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण, ये केवल व्यापारिक चौकियां नहीं थीं। मैं आपकी इस बात को काटूंगी। ये स्पष्ट रूप से एक दीर्घकालिक राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण की नींव रख रही थीं। मैं आपके इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इतिहास को आज के चश्मे से देख रहे हैं। जब हम 31 दिसंबर 1600 के उस मूल रॉयल चार्टर को देखते हैं जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जारी किया था, तो वो केवल 15 वर्षों के लिए था। 15 वर्षों का एकाधिकार। बिल्कुल। केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एक विशुद्ध एकाधिकार। उसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण या साम्राज्य स्थापना का कोई जिक्र नहीं था। हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी के तंत्र को गहराई से समझना होगा। ये कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए बनी थी, जिसमें निवेशकों का जोखिम बहुत सीमित था। लेकिन देखिए, एकाधिकार या मोनोपोली की मांग करना ही अपने आप में एक आक्रामक प्रवृत्ति है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से हाँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं। 1609 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आगरा के मुगल दरबार में गए तो जरा उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। उन्होंने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। उन्होंने कोई सैन्य धमकी नहीं दी। क्योंकि उनके पास उस समय वो ताकत नहीं थी? नहीं, क्योंकि वे कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे। जहांगीर ने उन्हें 400 का मनसब यानी एक मुगल रैंक प्रदान किया, जिसे हॉकिंस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक साम्राज्य निर्माता किसी दूसरे शासक के अधीन रैंक स्वीकार नहीं करता है। यह एक दिलचस्प नजरिया है। और रही बात फैक्ट्रियों की, तो 17वीं सदी में फैक्ट्री का अर्थ कोई कारखाना नहीं था जहां माल बनता हो। यह फैक्टर्स यानी कंपनी के अधिकारियों के रहने और काम करने का स्थान था। उस समय समुद्री लुटेरे, पुर्तगाली प्रतिद्वंदी और आंतरिक अस्थिरता का खतरा बहुत ज्यादा था।
वे अपने बेशकीमती माल को बचाना चाहते थे, मुगलों को उखाड़ फेंकना नहीं। खैर, अगर हम इसे दूसरी तरफ से देखें तो हॉकिंस द्वारा मनसब स्वीकार करना मुझे एक ट्रोजन हॉर्स की तरह लगता है। ट्रोजन हॉर्स, आप इसे किस अर्थ में कह रहे हैं? मेरा मतलब है कि उन्होंने मुगल व्यवस्था के भीतर बहुत ही शांतिपूर्ण घुसपैठ की। आप उनकी बस्तियों और शहरों के चयन पर गौर कीजिए। मुगलों के सत्ता केंद्र जमीनी इलाकों में थे, आगरा, दिल्ली, लाहौर। मुगल एक जमीनी ताकत थे जिनकी नौसेना लगभग 9 के बराबर थी। हाँ, यह सच है कि मुगलों की नौसेना कमजोर थी। अंग्रेजों ने मुगलों की इसी कमजोरी को पहचाना और जानबूझकर तटीय क्षेत्रों को चुना। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने भारत की भू राजनीतिक धुरी को जमीन से उठाकर समुद्र की ओर मोड़ दिया, जहां उनकी नौसेना अजेय थी। लेकिन ये कोई साजिश नहीं थी। वहां से वे समुद्र पर नियंत्रण रख सकते थे और जरूरत पड़ने पर तेजी से सैन्य रसद मंगवा सकते थे। ये किसी साधारण व्यापारी की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य निर्माता की दूरदर्शी सोच है। ये ट्रोजन हॉर्स की तुलना सुनने में बहुत आकर्षक है, पर जमीनी ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। आप बॉम्बे का उदाहरण लेते हैं। क्या अंग्रेजों ने बॉम्बे को किसी सैन्य मास्टर प्लान के तहत जीता था? उन्होंने उसे एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जीता नहीं था। 1668 में बॉम्बे ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से विवाह के दहेज के रूप में मिला था और सम्राट ने उसे मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यह एक ऐतिहासिक संयोग था, कोई योजना नहीं। लेकिन उन्होंने उसे एक विशाल नौसैनिक अड्डे में बदल दिया। इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सूरत में मराठों के लगातार हमलों के कारण उनका व्यापार सुरक्षित नहीं रह गया था। ये क्रमिक प्रशासनिक और सुरक्षात्मक आवश्यकता थी, न कि कोई आक्रामक मास्टर प्लान। इसी तरह कलकत्ता को 1690 में जॉब चारनॉक ने 3 गांवों की जमींदारी लेकर बसाया था, क्योंकि उन्हें व्यापार के लिए एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए था। रुकिए, अगर उनका उद्देश्य केवल सुरक्षित व्यापार करना था, तो उनकी सेना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही थी? बिना आक्रामक सैन्य विस्तार के कोई पूरी उपमहाद्वीप पर हावी नहीं हो सकता। सेना का विस्तार अंग्रेजों की प्रारंभिक पसंद बिल्कुल नहीं थी। ये सीधे तौर पर यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, और इस बिंदु पर हमें उस समय के मर्केंटाइलिज्म या वाणिज्यवाद के सिद्धांत को समझना होगा। उस दौर की अर्थव्यवस्था आज के मुक्त व्यापार जैसी नहीं थी। आप श्रोताओं के लिए मर्केंटाइलिज्म के इस सिद्धांत को स्पष्ट करेंगी कि इसका भारत में उनके विस्तार से क्या संबंध है? जरूर। उस समय की आर्थिक सोच ये थी कि दुनिया की कुल संपत्ति सीमित है। इसे एक पिज्जा की तरह समझ लीजिए। अगर ब्रिटेन को एक बड़ा टुकड़ा चाहिए तो उसे फ्रांस या डचों के हिस्से का टुकड़ा छीनना ही पड़ेगा। संपत्ति पैदा नहीं की जा सकती थी, केवल हथियाई जा सकती थी। एक जीरो सम गेम। एग्जैक्टली, ये एक जीरो सम गेम था। साम्राज्यवादी नीतियां और भारत के राजाओं के मामलों में सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों ने शुरू नहीं किया था। ये फ्रांसीसियों का विचार था। 1664 में स्थापित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस सरकार द्वारा नियंत्रित थी। हाँ, डुप्ले का प्रभाव। बिल्कुल। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ये महसूस किया कि भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार के विवादों में अपनी प्रशिक्षित सेना किराए पर देकर वे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजों ने देखा कि अगर फ्रांसीसी पूरे दक्षिण भारत पर राजनीतिक नियंत्रण कर लेंगे तो ब्रिटिश व्यापार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो आप कह रही हैं कि वे सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे थे? जी। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंग्रेजों को मजबूरन कर्नाटक के युद्धों में उतरना पड़ा, जिसका अंत 1760 के वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय के साथ हुआ। ये बचाव था, पूर्व नियोजित आक्रमण नहीं। देखिए, मैं आपके इस आत्मरक्षा वाले तर्क से सहमत नहीं हूं। अगर अंग्रेज केवल प्रतिक्रिया दे रहे थे, केवल अपना बचाव कर रहे थे, तो 1759 के बेदारा के युद्ध में उन्होंने डचों के साथ क्या किया? वो भी एक व्यापारिक टकराव ही था। लेकिन फ्रांसीसियों से तो उन्हें राजनैतिक चुनौती मिल रही थी। डच तो मुख्य रूप से मसालों के व्यापार पर केंद्रित थे और बंगाल में शांति से व्यापार कर रहे थे। फिर भी अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पुर्तगालियों को उन्होंने पहले ही नौसैनिक शक्ति से खत्म कर दिया था। इस तारीख पर ध्यान दीजिए, 1759। बेदारा का युद्ध बंगाल में सूती वस्त्र व्यापार पर नियंत्रण को लेकर एक टकराव था। डच नवाब मीर जाफर के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने की साजिश रच रहे थे।
यही तो मेरा बिंदु है। अंग्रेजों ने एक के बाद एक पुर्तगालियों, डचों और फिर फ्रांसीसियों सभी यूरोपीय चुनौतियों को सुनियोजित तरीके से समाप्त किया और भारत के नक्शे से अपने हर प्रतिद्वंदी का नाम मिटा दिया। व्यापारिक मोनोपोली के लिए। लेकिन जब आप अपने हर एक प्रतिद्वंदी को योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर देते हैं तो उसे केवल मजबूरी नहीं कहा जा सकता। ये केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये एक कॉरपोरेट टेकओवर था। वे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में एकाधिकार चाहते थे, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ। लेकिन शासक बनने की महत्वाकांक्षा उनके भीतर तब तक नहीं जागी जब तक उन्होंने भारत की आंतरिक राजनीतिक कमजोरी को नहीं देखा। अच्छा, अगर ये केवल व्यापारिक रक्षा थी तो उनके जीतने के तुरंत बाद बंगाल का पूरा आर्थिक ढांचा क्यों बदल गया? एक रक्षात्मक कंपनी केवल सुरक्षित व्यापार करना चाहती है, लेकिन एक आक्रमणकारी कंपनी कर प्रणाली और अर्थव्यवस्था को ही बदल देती है। ये व्यवस्था का एक इवोल्यूशन था। और यहीं पर हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, आर्थिक पुनर्गठन और दीवानी का तंत्र। 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध क्यों लड़े गए? ताकि वे बंगाल में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित कर सकें और नवाब की मनमानी रोक सकें। नहीं, ये केवल व्यापार की सुरक्षा नहीं थी, ये बंगाल के राजस्व पर सीधा नियंत्रण करने की चाल थी। 1765 में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से दीवानी प्राप्त की। इस एक घटना ने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक खेल शुरू कर दिया। क्या आप इस तंत्र को समझाना चाहेंगी? दीवानी का अर्थ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भू राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। बिल्कुल सही। और इस अधिकार ने पूरी व्यवस्था को पलट दिया। दीवानी मिलने से पहले अंग्रेजों को भारत से सूती कपड़ा, रेशम और मसाले खरीदने के लिए ब्रिटेन से भारी मात्रा में सोना और चांदी लाना पड़ता था, जो कि ब्रिटेन की संसद को पसंद नहीं था। अंग्रेजों ने ब्रिटेन से पैसा लाना बंद कर दिया। उन्होंने भारतीयों से वसूले गए टैक्स के पैसे से ही भारतीय माल खरीदना शुरू कर दिया और उसे यूरोप में 100% मुनाफे पर बेचा। ये एक बहुत ही शोषक व्यवस्था बन गई थी। ये कोई व्यापार नहीं था, ये शुद्ध लूट थी। और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय व्यापारिक संरचना को जानबूझकर नष्ट किया। यह एक गंभीर आरोप है। अर्थव्यवस्था का पतन तो हुआ, लेकिन क्या यह जानबूझकर किया गया था? पूरी तरह से। जो भारत सदियों से सिल्क रूट और समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा निर्यातक था, उसे अंग्रेजों ने केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाकर रख दिया। उन्होंने कानून बनाकर भारतीय बुनकरों को एक तय बेहद कम कीमत पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर किया। परंपरागत कुटीर उद्योगों का विनाश किया गया। पर इसका एक और पहलू भी है। आप किसी पूरी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का ये ढांचागत पुनर्गठन बिना किसी स्पष्ट सत्तावादी लक्ष्य और पूर्व नियोजित राजनीतिक नियंत्रण के नहीं कर सकती। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विनाशकारी पतन हुआ। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अंधकारमय अध्याय है। लेकिन मैं इसके पीछे की मंशा और तंत्र को अलग तरह से देखती हूँ। कैसे? ये कोई पूर्व नियोजित राजनीतिक मास्टर प्लान नहीं था। ये वास्तव में इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति और उभरती हुई यूरोपीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक स्वाभाविक, हालांकि बहुत ही क्रूर परिणाम था। मशीनों की भूख को आप स्वाभाविक कैसे कह सकती हैं जब वो बंदूकों के बल पर मिटाई जा रही हो? मेरा तात्पर्य ये है कि जब इंग्लैंड में भारी मशीनें लग गईं, तो उन्हें एक साथ दो चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला, भारी मात्रा में कच्चा कपास, और दूसरा, अपने कारखानों में बने सस्ते कपड़ों को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। ये पूंजीवादी की अंधी भूख थी। और इसके लिए उन्होंने भारत को चुना? क्योंकि इसी समय मुगल साम्राज्य, विशेषकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तेजी से विखंडित हो रहा था। क्षेत्रीय राजाओं और नवाबों के बीच आपसी फूट से पूरे भारत में एक विशाल राजनीतिक निर्वात पैदा हो गया था। अंग्रेजों के पास पूंजी थी, एक अनुशासित आधुनिक सेना थी और नौसैनिक श्रेष्ठता थी। और उन्होंने उस निर्वात का फायदा उठाया। उन्होंने उस निर्वात को भर दिया क्योंकि उनके मुनाफे को खतरा था। जब उन्होंने देखा कि बंगाल का नवाब उनके मुक्त व्यापार में बाधा डाल रहा है, तो उन्होंने प्लासी में उसे हटाकर अपना कठपुतली नवाब बैठा दिया। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद भी
उन्होंने सीधे तौर पर राजा बनने की घोषणा नहीं की। वे पीछे से राज कर रहे थे। हाँ, वे तब भी खुद को व्यापारी ही दिखा रहे थे जो मुगल व्यवस्था के भीतर काम कर रहे हैं। वे परिस्थितिवश शासक बने। लेकिन परिस्थितिवश शासक बनना कंपनी की मूल संरचना को नजरअंदाज करता है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की प्रकृति ही असीमित विस्तार की थी। ये कोई सामान्य दुकान नहीं थी। जब आप अपनी सेना का खर्च दूसरे देश के करदाताओं के पैसे से उठाने लगते हैं, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, तो राजनीति और व्यापार के बीच की रेखा मिट जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का अर्थ ही यह है कि इसमें सीमित देयता या लिमिटेड लायबिलिटी होती है। निवेशकों का जोखिम केवल उनके द्वारा लगाए गए पैसे तक सीमित था। इसने उन्हें भारत जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में बड़े और आक्रामक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया, जो कि अंततः एक साम्राज्यवादी सोच है। लेकिन यह जोखिम वित्तीय था, राजनीतिक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 1600 में लंदन के किसी बोर्डरूम में बैठे व्यापारियों ने यह सोचकर कंपनी नहीं बनाई थी कि वे 250 साल बाद पूरे भारत पर राज करेंगे। हो सकता है उनके पास 1600 में भारत का पूरा नक्शा ना रहा हो, लेकिन एक के बाद एक रणनीतिक कदम, चाहे वो तटीय महानगरों का विकास हो या कूटनीति के जरिए मुगल दरबार में पैठ बनाना हो, यह स्पष्ट रूप से सत्ता प्रेरित दृष्टिकोण था। देखिए, इतिहास कभी इतना साफ सुथरा और रैखिक नहीं होता। 1498 में जब वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोजा था, तब जमीनी सिल्क रूट उस्मानिया साम्राज्य द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। अंग्रेजों का 1858 तक प्रत्यक्ष शासक बनना कई अलग अलग घटनाओं का जोड़ था। डचों और फ्रांसीसियों से जीवन मरण का संघर्ष, औद्योगिक क्रांति की कच्ची भूख और भारतीय रजवाड़ों की अपनी अदूरदर्शिता। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट था, जहां एक घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया और कंपनी का आकार दानवाकार हो गया। इसे केवल एक ब्रिटिश मास्टर प्लान का नाम देना ऐतिहासिक जटिलताओं को नजरअंदाज करना है। खैर, हम अपने विमर्श के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। स्पष्ट रूप से इस ऐतिहासिक बदलाव को देखने के हमारे नजरिए अलग अलग हैं। मैं अपने इस तर्क पर कायम हूं कि समुद्री व्यापार पर अभूतपूर्व विस्तार से लेकर भारत की भू राजनीति को तटीय महानगरों में केंद्रित करने तक अंग्रेजों का दृष्टिकोण हमेशा से सत्ता प्राप्त करने की ओर उन्मुख था। एक निजी कंपनी का सेना रखना, किले बनाना और दूसरे देशों में युद्ध लड़ना कोई ऐतिहासिक संयोग नहीं हो सकता। ये आपका पक्ष है? हाँ, मेरा मानना है कि ये उनके ढांचागत डीएनए में था कि वे अंततः उस भूमि पर राज करेंगे जहां से वे व्यापार कर रहे हैं। और मैं इस विचार को रेखांकित करूंगी कि इतिहास को उसकी तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। 1757 से पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद की कंपनी में बहुत बड़ा अंतर था। ये वैश्विक वाणिज्यवाद की विवश था और भारतीय राजनैतिक शून्यता का परिणाम था, जिसने एक व्यापारिक कंपनी को साम्राज्यवादी शक्ति में बदल दिया। यह एक ऐसा बिंदु है जहां हमारे विचार पूरी तरह मिलते हैं कि 1757 के बाद चीजें बदल गईं। बिल्कुल, मैं इस बात पर आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि एक बार जब उन्होंने बंगाल के राजस्व का स्वाद चख लिया, तो कंपनी का स्वरूप पूरी तरह से विकृत हो गया। व्यापार और राजस्व का वो विलय भारत के लिए 200 वर्षों की गुलामी का कारण बना। तथ्य चाहे जो भी हों, चाहे ये सब परिस्थितिवश हुआ हो या किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हो, सच्चाई ये है कि एक कॉरपोरेट इकाई ने एक महान सभ्यता को अपने आर्थिक हितों के अधीन कर लिया। सही कहा। और ये हमें सिखाता है कि कैसे वैश्विक पूंजीवाद और सैन्य शक्ति का गठजोड़ दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। और इसी के साथ हम आज के विमर्श को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करना नहीं, बल्कि इतिहास की इस जटिल पहेली के विभिन्न पहलुओं और तंत्र को आपके सामने प्रस्तुत करना था। श्रोताओं, हम आपको ये सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं, जब हम आज के दौर की विशाल डेटा और संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाली वैश्विक टेक कंपनियों को देखते हैं, तो क्या हमें इतिहास का ये सबक याद रखना चाहिए? क्या अनियंत्रित आर्थिक एकाधिकार अंततः हमेशा राजनीतिक नियंत्रण की ओर ही ले जाता है? ये सोचने वाली बात है। द डिबेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ फिर मिलेंगे।